हाँ सर, जो लास्ट क्लास थी हमारी, ठीक, उसमें हमने देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ ली थी कि पॉइंट चार्ज की वजह से या फिर किसी स्फेरिकल चार्ज, ऐसा स्फेरिकल चार्ज जिसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीख लिया था। क्या सीखा था जरा जल्दी से एक बार देख लें। कोई भी पॉइंट चार्ज हो, ठीक, क्यू, इससे किसी दूरी r पर, इससे किसी दूरी r पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं, जल्दी से बोल दो, k यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q बाई में कितना r। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन इस तरह से होगी, नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन देखना आप अच्छे से जानते हैं तो डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं है, ठीक। इस पर जो बेसिक सवाल है वो मैं करवा चुका हूँ वीडियो में, तो उन पे नहीं आते हैं, ठीक, समझ में, वो आप देख लेंगे, ठीक। कि भाई मान लिया मल्टीपल चार्जेस हों, ठीक, तो कैसे निकालेंगे, सबकी वजह से अलग अलग फील्ड लिख लो और जिस तरीके से वेक्टर जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ो, ठीक। तो इस पर डिस्कशन हो चुका है, ठीक। हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। हमारे पास कई बार क्या होता है कि हमें कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम दिए जाते हैं। जैसे मान लो क्या हो, मैं इस रॉड के ऊपर लगातार चार्ज हो, ठीक, समझ में है। तो कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम्स के केस में किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, हमें ये हेडिंग डालते हैं, फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम्स। तो थोड़ा सा कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम एक बार जल्दी से समझ लेते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक, समझ में, फिर थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक। थोड़ा सा कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम को पढ़ा जाए, ठीक, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। चलो ठीक, स्टार्ट करें, चलो। तो जैसे मान लो क्या हो, चार्ज कहाँ कहाँ पाया जा सकता है लगातार। ऐसा हो सकता है कि मान लो कोई बहुत पतला सा ऑब्जेक्ट हो, रॉड जैसा, ठीक, और मैं बोल दूं पूरे रॉड के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, या पूरे रॉड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक। समझ में, देखो निकालते कैसे हैं, समझ में आने से। मान लो कोई रॉड जैसी चीज है या कोई आर्क है जिसके ऊपर पहले से चार्ज है, या कोई आर्क है जिसके ऊपर पहले से चार्ज है, ठीक। रॉड है, कोई आर्क है, या फिर कोई अदर स्ट्रक्चर है, इस तरह के केसेस में किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, हमें इस बारे में बात करनी है, ठीक। तो समझ लो पहले निकालते हैं कैसे। सबसे पहला काम करो कि रॉड पर एक छोटा सा चार्ज काट लो, रॉड पर क्या काट लो, एक छोटा सा चार्ज काट लो, ठीक। और मैं बोल दूं कि भाई साहब मान लिया इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी थी, इस पॉइंट पे क्या निकालनी थी, फील्ड। हमेशा क्या करते हैं, रॉड पे एक छोटा सा चार्ज काटते हैं, ठीक। तो मान लिया dq की वजह से मान लिया पॉइंट यहाँ कहीं था, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी छोटी सी, वो क्या बनेगी, dE बनेगी, ठीक। तो सबसे पहले dq की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड dE लिखते हैं। dE क्या लिखेंगे, अब dq पॉइंट चार्ज है तो क्या लिखा जाएगा, जल्दी बोल दो, k इंटू में q बाई में कितना r स्क्वायर, और q की जगह क्या, q की जगह क्या, ठीक। अब सोचो ध्यान से, dq अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से कटेगा, ठीक, समझ में आई बात। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन दे देता हूँ, यूनिट वेक्टर r, ठीक, समझ में। अब तुम खुद ही सोचो ध्यान से, अब dq पूरे वायर पर कहीं भी काटा जा सकता था, ठीक, और अलग अलग जगहों पे काटने की वजह से अलग अलग dq की वजह से अलग अलग dE मिलेगा, अलग अलग डायरेक्शन, ठीक। और अगर टोटल निकालना हो तो क्या कर दो, इंटीग्रेशन में यहाँ थोड़ी सी समस्या है क्या, कि सोचो ध्यान से, जो dE है, ठीक है, समझ में आया, वो वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी जुड़ रहा है और डायरेक्शन भी जुड़ रही है, ठीक है, समझ में। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक। अब हम अलग अलग केसेस में देखेंगे कि हम इस इंटीग्रेशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ठीक। ये हो गया किस केस में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, ठीक, समझ में। लेकिन अब एक और बात समझनी है कि मान लो इस छोटे से चार्ज dq की
इस छोटे से चार्ज dq की मान लो छोटी सी लेंथ है dl, छोटी सी लेंथ है क्या dl, ठीक। तो मैं सेंटर ऑफ मास में क्या पढ़ा था, लीनियर मास डेंसिटी dm/dl लिखते थे। तो ऐसे यहाँ पर एक टर्म लिखेंगे दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखते हैं लैम्डा से, लिखते हैं लैम्डा से, और इसकी वैल्यू लिखी जाती है dq/dl। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा dq is equal to lambda dl, dq is equal to lambda, पर dq पे लैम्डा dl पुट करेंगे और इस इंटीग्रेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, ठीक। अलग अलग सवाल लगा के देखेंगे प्रॉपर, समझ में। चलो ये तो हो गई बात उस केस में, ठीक। जब सारा का सारा चार्ज कहाँ फैला हो, सारा का सारा चार्ज कहाँ फैला हो, लाइन में, ठीक। अब ये सर्कुलर आर्क भी हो सकता है जैसा मैंने बोला, कोई सिंपल लाइन हो सकती है, कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लाइन ऑफ चार्ज हो सकता है। हर बार करना यही है, छोटा सा चार्ज काटना है dq और फिर उसकी वजह से थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, ठीक, समझ में आया। और आगे ज्ञान बढ़ाने के लिए हमें लैम्डा की जरूरत पड़ेगी, लैम्डा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक, समझ में। आगे बढ़ जाए यहाँ से, इतना क्लियर हो गया ना। चलो और देखो, ऐसा हो सकता है कि जो चार्ज है वो किसी सरफेस पर फैला हुआ हो, कहाँ फैला हुआ हो, सरफेस पे। आपके पास कोई पतला सा मेटालिक शीट था, उसके सरफेस पे चार्ज फैला हुआ था, पतली सी क्या थी, मेटालिक शीट थी, उसके सरफेस पे क्या फैला हुआ था, चार्ज फैला हुआ था, है ना, ठीक, समझ में। तो अब रीडिंग डालते हैं, ये लिख दिया आपने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। ये जो भी पढ़ा ये क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे सब रीडिंग डालते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि इससे मेरे पास एक मेटालिक डिस्क है, ठीक, इसके पूरे सरफेस पे चार्ज फैला हुआ था, बढ़िया मस्त, ठीक, समझ में, ठीक। इसके पूरे सरफेस पे क्या था, बढ़िया मस्त चार्ज फैला हुआ था, ठीक, समझ में ही बात, कोई दिक्कत, ठीक। हम अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक, इसके ऊपर छोटा सा क्या कर देते हैं, चार्ज काट लेते हैं, ठीक, समझ में। इस पे छोटा सा क्या कर देते हैं, चार्ज काट देते हैं, ठीक। अच्छा, अगर तुम्हें याद है जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे तो ये जो छोटा सा मास काटते थे उसका शेप कुछ भी हो सकता था, याद है आपको, ठीक है। जैसे जब डिस्क पे काटना होता था तो सर्कुलर स्ट्रिप काटते थे, ठीक है। जब हेमिस्फेयर में काटना होता था तो सॉलिड हेमिस्फेयर में काटना हो, याद है, जब सॉलिड हेमिस्फेयर में काटना हो तो ऐसे टोपी काटते थे, है ना, और जब हॉलो हेमिस्फेयर में काटना हो तो उसके ऊपर एक पतली सी स्ट्रिप काटते थे, है ना, ठीक है, समझ में। तो ऐसे ही यहाँ पर हम एक चार्ज काटेंगे, हम यहाँ पे क्या काटेंगे, चार्ज काटेंगे। इस चार्ज का शेप कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि हमारी जरूरत कैसी है। मैं बहुत जोर दे रहा हूँ इस बात पे, इसीलिए वो जो सेंटर ऑफ मास में मैंने आपको एरिया कट करना सिखाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पर भी मान लिया डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो, ठीक, समझ में, तो डिस्क पे क्या काट लेंगे, पतली सी पट्टी काट लेंगे, पुराना ज्ञान। किसी हेमिस्फेयर के लिए निकालना है, अगर सॉलिड हेमिस्फेयर के लिए निकालना है तो टोपी काटेंगे, क्या काटेंगे, टोपी, ठीक। और अगर हॉलो हेमिस्फेयर के लिए काटना है तो याद है उसके सरफेस पे सर्कुलर पट्टी काटते थे। तो जो पहले नाटक था वही अभी भी रहेगा एज इट इज, ठीक है। बढ़िया सवाल लगाने में सब काम आएगा, सब निकलवाऊंगा आपको, मत परेशान, ढंग से पूरा एनालिसिस करेंगे, बस एक बार समझ लेना है, ठीक। तो भाई मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि भाई हम क्या करेंगे, एक छोटा सा चार्ज कट कर लेंगे dq और जिसका एरिया क्या होगा, मान लिया d, जिसका एरिया क्या होगा d, ठीक, समझ में। तो वैसे ही पिछली बार की तरह dq की वजह से मान लो जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है de वो लिख लिया जाएगा, ठीक, समझ में। क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, de क्या लिखोगे, k इंटू में pq y में r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r, ठीक, समझ में। और टोटल निकालना हो तो इंटीग्रेशन, टोटल निकालना हो तो इंटीग्रेशन। अच्छा, dq को क्या लिखते हैं, सुनना, छोटा सा चार्ज यानी dq, y में छोटा सा एरिया यानी d,
चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको लिखा जाता है सिग्मा से, और हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या लिखते हैं? सरफेस चार्ज। अब dq की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा डी। dq की जगह क्या लिख सकते हैं? सिग्मा डी। भाई dq की जगह क्या लिख सकते हैं? सिग्मा डी। और अलग अलग केस में dA कैसे लिखा जाता है आप जानते हैं। जैसे सर्कुलर स्ट्रिप काटो तो dA क्या लिखते हो? 2 पाई r d। गुड, समझ में आई बात? तो dA को कैसे मैनिपुलेट करना है ये आप पहले से जानते हैं। ठीक, समझ में आई बात? छाप लें। ठीक, देखा प्रॉपर्ली? ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, कि चार्ज किसी सब्सटेंस के इंटायर वॉल्यूम में फैला हुआ है। ठीक, चार्ज किसी सब्सटेंस के कहां फैला हुआ है? इंटायर वॉल्यूम में फैला हुआ है। ठीक, समझ में? अंदर बाहर हर जगह। अच्छा सोचो, मुझे एक चीज बताओ, कोई सब्सटेंस के अंदर से मान लिया स्फीयर ले लूं, मैं बोलूं उसके अंदर भी चार्ज भरा हुआ है। ठीक, तो मुझे बताओ ये गुड कंडक्टर होगा या बैड कंडक्टर होगा? बैड। ठीक, क्यों बैड कंडक्टर होगा? क्यों? क्योंकि गुड कंडक्टर यानी गुड सारा चार्ज कहां होता है? सरफेस पे। तो अगर कभी भी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात हो तो आपके दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्लियरली आ जानी चाहिए कि गिवन सब्सटेंस हमेशा कैसा होगा? बैड कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं। ठीक, समझ में? उसके अंदर अगर चार्ज पाया जाता है, क्यों? क्योंकि अगर वो मेटल है, गुड कंडक्टर है, तो सारा चार्ज कहाँ आएगा? सरफेस पर आएगा। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा, लेकिन जनरली दीस सब्सटेंस आर इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स। जनरली दीस सब्सटेंसेस आर इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक, थोड़ी चर्चा करते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा, अब की बार यहाँ क्या काटेंगे? वॉल्यूम काटेंगे। क्या काटेंगे? वॉल्यूम काटेंगे, कुछ नहीं। ये मान लो कि रैंडम शेप का 3D ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने एक छोटा सा क्या कट कर लिया? वॉल्यूम कट कर दिया। इस पे चार्ज मान लो कितना है? dq, और इसका वॉल्यूम कितना है? dv। किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालना हो तो सबसे पहले dq की वजह से फील्ड लिख लो। dq की वजह से फील्ड क्या लिखेंगे? जल्दी, d इज इक्वल्स टू भाई k इनटू में dq बाय में r स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो यूनिट वेक्टर है। अच्छा, अगर ये माइनस नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ माइनस साइन लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं? तो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है ना, तो वो भी कोई समस्या नहीं। ठीक, अब क्या करोगे? टोटल निकालना हो तो इंटीग्रेशन, और अब की बार छोटा सा चार्ज dq बाई छोटा सा वॉल्यूम dv। छोटा सा चार्ज dq बाई में छोटा सा वॉल्यूम dv। क्या लिखा जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी यानी रो, यानी कितना? रो। ठीक, समझ में? यानी तीन तरह की चीजें हैं, लैम्डा, सिग्मा और रो। तार जैसा ऑब्जेक्ट हो, ठीक, तो लैम्डा। अगर सवाल देख के आपको पता चल गया है सारे चार्जेस कहाँ हैं? सरफेस पे, तो सिग्मा। और अगर 3D ऑब्जेक्ट है, अंदर बाहर दोनों चार्ज है, तो रो। ठीक, लैम्डा, सिग्मा, रो, तीन तरह की चीजों पे बात हो। क्या ये बातें समझ में आई? क्लियर हो गया? यहाँ तक आगे बढ़े यहाँ से। अच्छा, कूलम्स को पहले सवाल वगैरह लगा के खत्म करें। ठीक, समझ में? जो भी है किताब आपके पास, ठीक है? तो देखो एचसी वर्मा सभी के पास होगा, प्रीवियस ईयर आईआईटी का क्वेश्चन बैंक सभी के पास होगा। हाँ भी है, ठीक है, सभी के पास है। तो अब सवाल लगाएं जो डायरेक्ट कूलम्स टॉपिक बेस है, ठीक है? जो नहीं है उसके डाउट्स अपना लेते रहें। ठीक, समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीजों से। ठीक, समझ में? तो
तो है सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे वायर का। किसका एनालिसिस करेंगे? वायर, प्रॉपर्ली ढंग से। ठीक, हेडिंग डालना, फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a given wire, finding electric field due to a given wire of finite size। ठीक, किसी फाइनाइट साइज के वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कितना होगा, ये निकालना हमें सीखना है। चलो देखो, मान लो कि मेरे पास एक वायर है, ठीक, समझ में? बहुत ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान में टेक्निक है उन सवालों में जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। ठीक, कहीं भी निकलवा सकते हैं आपसे भी, कहीं भी निकलवा सकते। ठीक, मान लो मेरे पास एक वायर है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक, समझ में? ठीक, इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज फैला है। कैसा फैला हुआ है? यूनिफॉर्मली चार्ज। वायर इज यूनिफॉर्मली चार्ज, वायर इज यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक, बताओ क्या चाहिए होगा? लैम्डा सिग्मा रूट, क्या क्या चाहिए? लैम्डा चाहिए। क्या चाहिए? लैम्डा चाहिए। ठीक, तो मेरे को मान लिया लैम्डा दिया हुआ है, ठीक, समझ में? और इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक, समझ में? देखो सवाल कैसे करते हैं, सुनना। सबसे पहले वायर पे क्या डालो? जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां से वायर पे क्या डालो? परपेंडिकुलर डालो। वहां से वायर पे क्या डालो? परपेंडिकुलर। ठीक, अब जरूरी तो है नहीं पॉइंट सिमेट्रिक, ठीक, समझ में? हो सकता है एक एंड बड़ा हो और दूसरा एंड छोटा। ठीक, समझ में आई बात? ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करना है? वायर पे परपेंडिकुलर डालना है। और मान लो ये परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? r, ये पॉइंट को, और ये परपेंडिकुलर दूरी है कितनी? r। ठीक, समझ में? और देखो तुम्हें क्या चाहिए? वायर पर डाला गया परपेंडिकुलर बड़े एंड के साथ जो एंगल बनाएगा, ठीक है, इसको ऐसे घटना है, उसे हम क्या बोलेंगे? θ1। ठीक, और छोटे एंड के साथ जो एंगल बनाएगा उसको θ2। आप खुद ही समझ सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में एक एंगल हमारा कैसे बन रहा है? क्लॉकवाइज, और एक कैसे बन रहा है? एंटीक्लॉकवाइज। बड़े वाले को पॉजिटिव मान लूंगा और छोटे वाले को नेगेटिव मान लूंगा अपने यहाँ। ठीक, समझ में? अब अगली बात देखो ध्यान से। ठीक, अब अगला काम क्या करना होता है जल्दी बताओ भाई। सबसे पहले वायर पे क्या काट लो? एक छोटा सा चार्ज का। क्या काट लो? एक छोटा सा। तो क्या करा मैंने? वायर पे एक छोटा सा चार्ज dq काट लिया। छोटा सा चार्ज क्या काट लिया? dq काट लिया। ठीक, समझ में? अब इस छोटे से चार्ज dq की वजह से जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, क्या ऐसे बनेगी? अरे छोटे से चार्ज dq की वजह से, पहले एक बार देख लें फिर बता दें। एक बार देख लें, पहले देख लें, प्रॉपर्ली डिस्कशन देख लें फिर। ठीक, छोटे से चार्ज dq की वजह से जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, dE बनेगी, है ना? ठीक, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? ठीक, और सुन, तो छोटे से चार्ज dq की वजह से जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड dE बनी, जो छोटी सी क्या बनी? इलेक्ट्रिक फील्ड dE बनी। ठीक, समझ में? ठीक, तुम खुद देखो, अगर dq अलग अलग जगहों पे घटता तो क्या dE की डायरेक्शन अलग अलग आती है? यस सर, dE की डायरेक्शन क्या आती? तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता हूं, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता हूं। ठीक, तो हम करते क्या है? सुनो, हम dE के दो कंपोनेंट चुन लेते हैं। हम dE के क्या चुन लेते हैं? दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट ध्यान से देखो, dE का ऐसे बनेगा, दैट इज वायर के परपेंडिकुलर बन जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। वायर के कैसे बन जाएगा? पैरेलल। कैसे बन जाएगा?
ठीक, तो एक DE का कौन सा कंपोनेंट बना? परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? वायर के। समझ में आई बात? और दूसरा कंपोनेंट कैसे बना? वायर के पैरेलल। वायर के क्या बना? सबसे पहले ये समझ लो, ठीक, समझ में? अब तुम खुद ही सोचो, DE कहीं भी कटा होता, क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट सीधा ही बनता? है ना? तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो डायरेक्ट सिंपल इंटीग्रेशन से निकाला जा सकता है। पैरेलल कंपोनेंट भी भाई, पैरेलल कंपोनेंट या तो नीचे बनेगा या तो ऊपर बनेगा। जैसे इमेजिन करो DQ यहाँ बनता, तो क्या DE ऊपर की तरफ आता? परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो इधर ही बनता, कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल कंपोनेंट कहाँ बन जाता? ऊपर। यानी कि यहाँ पर भी कोई चक्कर नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर आएगा। ठीक, यानी अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट के फॉर्म में लिख करके जोड़ना क्या हो गया? आसान। ठीक, समझ में बात? यानी वायर का हम एक कंपोनेंट निकालेंगे पैरेलल, एक कंपोनेंट निकालेंगे परपेंडिकुलर। ओवरऑल फील्ड निकालने के लिए फाइनल आंसर को वेक्टर फॉर्म में ऐड कर देंगे। समझ में आई बात? आई नहीं है? चलो, तो मान लो ये एंगल कितना हो? थीटा। मान लो ये एंगल कितना हो? थीटा। तो चलो, सबसे पहले DE का ध्यान सुनना, अगर ये एंगल थीटा हो, अगर ये एंगल क्या हो? थीटा, तो सबसे पहले DE लिख लो। DE क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? K into में DQ बाई में कितना? ये दूरी है, ब्लू कलर की डॉटेड लाइन है। ठीक, समझ में है? ठीक, इस दूरी को मान लो, क्या मान लो? हम मान लेते हैं नहीं, ऐसे नहीं, अभी फिलहाल मान लेते हैं इस दूरी को यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं Z। इसको क्या मान लेते हैं? Z। तो पाई में कितना? Z²। पाई में कितना? Z²। ये लिखा जाएगा। ठीक, अच्छा, थोड़े और मैनिपुलेशंस कर लेते हैं। ठीक, आप खुद ही देखो ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा हो तो क्या ये एंगल भी थीटा हो? अरे वर्टिकली एंगल, तो एक कंपोनेंट हुआ DE cos थीटा, एक कंपोनेंट हुआ DE sin थीटा। ठीक, यानी कि मुझे एक चीज और बिल्कुल क्लियर हो गई कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। एक क्या होगा? DE cos थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट है? DE का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और एक क्या होगा? DE sin थीटा होगा। ये कौन सा कंपोनेंट है? DE का कौन सा कंपोनेंट है? पैरेलल कंपोनेंट। DE का कौन सा कंपोनेंट है? ठीक, समझ में? थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि तुमको भी देखो, जब cos थीटा लिखोगे तो एक वेरिएबल आएगा cos थीटा। ठीक, समझ में? Z वेरिएबल है, DQ वेरिएबल है, तो इन सबको इंटीग्रेशन के पहले एक फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक, तो लिखें, चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, बिल्कुल। चलो, DQ क्या होता है? अरे DQ क्या होता है? लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय D है। लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय D है। ये मान लिया, ये यहाँ तक की दूरी L मान लो, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लो? L मान लो। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत? तो सुनना ध्यान से, तो क्या L इज इक्वल्स टू R टेंजेंट थीटा? नाम देखो, क्या L इक्वल्स टू R टेंजेंट थीटा? अरे हाँ के ना? चलो, तो अगर डिफरेंशिएट कर दो तो dl is equals to r sec square theta d theta, है ना? डिफरेंशिएट करो, टेंजेंट स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec square theta। ठीक, समझ में? ठीक, तो चलो अब ये, अच्छा एक चीज और देख लो ध्यान से, जो z है क्या r sec theta है? देख लो, z की वैल्यू क्या r sec theta है ना? अरे देख लो, देखो बेसिक प्रॉपर्टी z इक्वल्स टू r sec थीटा। वैल्यू उठाओ, यहाँ रखो, जल्दी जल्दी बोलो। यानी DE इज इक्वल्स टू k, DQ को क्या लिखना है? जल्दी बोल दो। लैम्डा DL, लैम्डा DL बाई में कितना? z स्क्वायर यानी r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ठीक, समझ में? अच्छा, और DL को क्या लिखना है? क्या लिखना है? ठीक, हाँ, DL को क्या लिखना है? R सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा लिख दो। यानी k इनटू में लैम्डा इनटू में r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बाई में r
स्क्वायर आगे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा मर जाएगा, ये आर से ये मर जाएगा, क्या बचा d इज इक्वल टू क्या है, जल्दी बोलो, k लैम्डा d थीटा बाई में कितना r, बाई में कितना r, ठीक, बाई में कितना समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले हम लिखते हैं DE का कौन सा कंपोनेंट, सबसे पहले हम DE का कौन सा कंपोनेंट लिखते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो DE का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या लिखा गया है, जल्दी बोलो, DE का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है DE cos थीटा, DE cos थीटा के, यानी k लैम्डा, यानी कि k लैम्डा d थीटा बाई r मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा, मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा, ठीक। पूरा फील्ड निकालना तो क्या कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेट, कहां से कहां तक, नीचे वाला एंगल क्या है, नीचे वाला एंगल यानी माइनस थीटा 2 से थीटा 1, भाई दोनों एंगल अपोजिट सेंस में है ना, तो एक एंगल नेगेटिव हो गया और दूसरा पॉजिटिव हो गया, ठीक, समझ में आएगा। चलो जल्दी आंसर बोलो तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है k लैम्डा बाई r, कांस्टेंट है बाहर, ठीक, समझ में। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, sin थीटा, लिमिट कहां से कहां, हाँ माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, इधर वाला हिस्सा हटा दो, ठीक, या नहीं लिखा अच्छा आपने, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो वो इंटीग्रेशन करो जल्दी, कि हम लोग sin थीटा sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 है ना, चलो जल्दी निकालो जल्दी, समझ में आई, चलो तो E का परपेंडिकुलर कंपोनेंट था k लैम्डा बाई r ब्रैकेट में sin थीटा 1 माइनस ऑफ sin किसका, माइनस थीटा 2, ठीक, sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, तो बाहर आ गया प्लस, बाहर आ गया कितना प्लस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, k लैम्डा बाई r, आगे
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक, अगर डायरेक्शन वाइज बात करेंगे तो यहाँ लगा देंगे वेक्टर साइन और यहाँ लगा देंगे आई क्या। तुम खुद ही देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो सीधा सीधा ही होता है ना। ठीक भाई, लॉजिकली बात करना, डी कहीं भी कटा होता तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ऐसे ही होता ना। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत? इसीलिए मैं कहता हूँ इसको जैसे बताया ना वैसे ही रखो। डायरेक्शन यहाँ प्लस आई कैप लिखना है या माइनस आई कैप लिखना है ये तो तुम्हें वैसे ही पता है। ठीक भाई, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, और तुम्हें आगे प्लस आई कैप लिखना है या माइनस आई कैप लिखना है ये तो तुम खुद से जानते हो, ये तुम खुद से जानते हो, वहां तो कोई समस्या ही नहीं, वहां तो कोई समस्या ही नहीं। ठीक, प्रॉपर्ली लिखिए ऐसे, क्या आगे बढ़े? ठीक, समझ में? तो देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो मिल गया, अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल कंपोनेंट। किससे बात कर लेते हैं? पैरेलल कंपोनेंट पे बात कर लेते हैं। ठीक, समझ में आया? ठीक, चलो तो ये क्या हो गया? DE sin थीटा, DE sin थीटा। ठीक, समझ में? स्टार्ट करते हैं आगे। चलो, अब सिंपल सी बात है कि भाई DE sin थीटा क्या लिखा जाएगा? क्या निकालेंगे? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड K लैम्डा बाई R डॉट डी आर, ये तो है DE की वैल्यू, और इसके आगे क्या लिख देंगे? साइन थीटा। क्या लिख देंगे? साइन थीटा, है ना। ठीक, समझ में आया? सॉरी, K लैम्डा बाई R ये थीटा। ठीक, समझ में? और ओवरऑल वैल्यू निकालने के लिए वापस से क्या कर दो? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट आया इंटीग्रेशन ऑफ K लैम्डा बाई R साइन थीटा डॉट डी थीटा, लिमिट वही माइनस थीटा थीटा 2 से कहां तक? थीटा 1 तक। ठीक, समझ में आया? ठीक, मैं फिर से बता दे रहा हूं, याद रखें थीटा 1 वो एंगल है जो बड़ा है, थीटा 2 वो एंगल है जो छोटा है। ठीक, सवाल में सबसे पहले थीटा 1 और थीटा 2 पहचान लो। ठीक, समझ में? वैसे तो ले कुछ भी सकते हैं, लेकिन जब तक आप परफेक्ट नहीं है तब तक आप थीटा 1 थीटा 2 पहचान लिया करें। एक बार तुम परफेक्ट हो जाओगे तो फॉर्मूला तुम्हें याद है, तुम खुद से डायरेक्शन लिख लेते हो। ठीक है, समझ में? लेकिन जब तक आप परफेक्ट नहीं होते तब तक याद रखें इसे। ठीक, समझ में? कोई दिक्कत किसी तरह की कोई? चलो, तो थोड़ा सा आंसर क्या है जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट क्या है? K लैम्डा बाई R साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा लिमिट माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। ठीक, समझ में? चलो जल्दी जल्दी बोलते जाओ। यानी कितना हुआ? माइनस K लैम्डा बाई R, ये क्या हो गया? cos थीटा 1 माइनस, जल्दी जल्दी, cos थीटा 2। भाई cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। ठीक, समझ में? अंदर माइनस से हमला हो जाएगा, तो अंदर माइनस से हमला हुआ तो ये माइनस आ गया, ये प्लस हो गए माइनस। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ध्यान से देखना पैरेलल कंपोनेंट को तो क्या लिखूंगा? K लैम्डा बाई R ब्रैकेट में cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। और इस पर्टिकुलर केस में तुम खुद ही देखना, लॉजिकली बिल्कुल बात कर रहा हूं। जो पैरेलल कंपोनेंट है वो दो वजह से है, एक इस हिस्से की वजह से और एक इस हिस्से की वजह से। ठीक, समझ में? जो छोटा हिस्सा है उसकी वजह से पैरेलल कंपोनेंट ऊपर है, जो छोटा हिस्सा है उसकी वजह से पैरेलल कंपोनेंट कहां है? ऊपर। और जो बड़ा हिस्सा है उसकी वजह से पैरेलल कंपोनेंट कहां है? किसकी फील्ड डोमिनेट करेगी? बड़े वाले की या छोटे वाले की? तो ओवरऑल फील्ड कहां बनेगी? ऊपर की तरफ या नीचे? समझ में? तो ये तुम सवाल देख करके ही समझ सकते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट परपेंडिकुलर कंपोनेंट और नेट पैरेलल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में बनना है। समझ में आई बात? ठीक, तो इस केस में नेट कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। नेट कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। तो मैं यहां आगे क्या लिख देता हूं? माइनस। एक बार जरा ये छाप लो, जो आखिरी बात मैंने बोली है अभी के एग्जांपल से क्लियर कर दो। ठीक, समझ में? एक बार ये छाप, ठीक, समझ में? लिख लेना प्रॉपर।
सुनना ध्यान से। चलो जैसे मान लीजिए मैं लेटा हुआ वायर ले लूं, पूरे वायर का कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, मान लो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। सुनो बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना। मेरे को बोला है भाई साहब यहाँ फील्ड बताओ, ठीक। तो सबसे पहला क्या क्या चाहिए मुझे, वायर पे परपेंडिकुलर चाहिए आर। ये सवाल में या तो डायरेक्ट दिया होगा या तो कुछ कंडीशन से निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में आर चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या काम करना है जल्दी बोल दो, वायर के एक एंड पे डालो, वायर के दूसरे एंड पे, ठीक। वायर के बड़े, देखो सुना ध्यान से, वायर पर डाला गया परपेंडिकुलर, बड़े एंड के साथ जो एंगल बनाए वो थीटा होगा, छोटे एंड के साथ जो एंगल बनाए वो थीटा, ठीक। अब लॉजिकली सुनना, फील्ड के दो कंपोनेंट बनने, एक बनना है वायर के परपेंडिकुलर और एक बनना है वायर के पैरेलल। फील्ड के दो कंपोनेंट बनने हैं, एक बनना है वायर के पैरेलल और एक बनना है वायर के परपेंडिकुलर। भाई साहब परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, गारंटीड है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ठीक। समझ नहीं बात, लोचा कहाँ होगा, पैरेलल कंपोनेंट पे, कहाँ होगा, पैरेलल। तो देखिए तुम खुद ही सोचो, जो बड़े वाले हिस्से की वजह से वायर के पैरेलल कंपोनेंट बनेगा, ठीक है, वो किधर बनेगा, राइट हैंड साइड की तरफ, किधर बनेगा, राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक। समझ में, ठीक, समझ में, किधर बनेगा, राइट। और छोटे वाले हिस्से की तरफ किधर बनेगा, लेफ्ट। ओवरऑल फील्ड किसकी डोमिनेट करेगी, बड़े वाले हिस्से से, बड़ा हिस्सा है ज्यादा फील्ड पैदा करेगा, ठीक। तो नेट फील्ड कहां बन जाएगी, राइट। तो पहले ही तुम्हें दो बातें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे और पैरेलल कंपोनेंट ऐसे, ठीक। सवाल देखते ही सबसे पहला काम ये कर दिया, ठीक। समझ में, सच दैट फार्मूला लगा करके डायरेक्शन लिखने में कोई दिक्कत ना हो। चलो अब सिंपल सी बात है, मेरे को तो फार्मूला रटा हुआ है, E का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा, जल्दी बोलो, K लैम्डा बाय R ब्रैकेट में sin θ1 प्लस sin θ2। परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको क्लियरली दिख रहा होगा, किधर की तरफ है, J की तरफ, किधर की तरफ है, याद रखें पर पैरेलल और परपेंडिकुलर मैंने कैसे बोला है, वायर के पैरेलल और वायर के परपेंडिकुलर, ठीक। समझ में, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट बोल दो, कैसे लिखोगे, K लैम्डा बाय R, आगे कितना, माइनस कितना, cos θ2 माइनस cos θ। तुम लॉजिकली सुनना, θ2 छोटा एंगल है, तो छोटे एंगल का कॉस बड़ा होगा और बड़े एंगल का कॉस छोटा, यानी ओवरऑल ये वैल्यू अभी भी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। डायरेक्शन प्लस होगी कि माइनस होगी ये तो मैं अपने मन से लगा ही दूंगा, ठीक। तो गलती होने का कोई चांस नहीं रहता है, ठीक। इस केस में ये कैसे लिखेंगे, जे क्या कैसे लिख दोगे, सॉरी आई कैसे लिख देंगे, आई। समझ में आया, अरे आया नहीं आया, आया नहीं आया, चलो क्लियर हो गया, नहीं, ठीक। आया जल्दी से, कल को मैं ऐसे टेढ़ा वायर रख दूं, ठीक। समझ में आया, कैसा वायर रख दूं, टेढ़ा। मेरे को बोला कि भाई साहब यहाँ फील्ड बताओ, ठीक। दो चीजें बिल्कुल क्लियर, वायर में सबसे पहले क्या डाल दो, परपेंडिकुलर, वायर में क्या डाल दो, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे, ठीक। समझ में आया, और पैरेलल कंपोनेंट कैसे बनेगा, बड़े वाले हिस्से की वजह से फील्ड ऐसे बनेगी, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये हो गया कैसा कंपोनेंट, पैरेलल। समझ में, बिल्कुल कंफर्टेबल रहे, इस वायर के ओरिएंटेशन से बहुत खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। समझ में आई बात, पैरेलल कंपोनेंट। अच्छा सोचो, मान लो ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होता तो इस साइड, हाँ ये मान लो पॉजिटिव की जगह कैसा चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो टुवर्ड्स वायर बनता और ये ऐसे बन जाता, खत्म। समझ में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। बिल्कुल फॉर्मूला क्लियर है, ठीक। पैरेलल कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक।
समझ में आई बात? ठीक, एक दो सवाल लगा लें, ठीक है, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, समझ में? बेसिक सवाल करते हैं थोड़ा से, जिससे आपको बस फॉर्मूला क्लियर हो जाए, उसके बाद हम चीज़ें देख लेंगे आराम से। ठीक, समझ में? चलो एक इलस्ट्रेशन करवाता हूँ सिर्फ, एक मिनट। चलो ये वायर है, ठीक, समझ में है? (53 डिग्री, 37 डिग्री। चलो नेगेटिवली चार्ज वायर है। कैसा वायर है? नेगेटिवली चार्ज वायर है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लो लैम्डा 5 मीटर। ठीक, नेगेटिव है तो माइनस लैम्डा होगी, है ना? ठीक, चलो बस लिख दो एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों। बहुत फंडामेंटल इलस्ट्रेशन निकालते हैं। चलो आंसर लिखें। सबसे पहला काम थीटा 1 थीटा 2 बोलो। फिर बड़ा एंगल थीटा 1 यानी 53 डिग्री, छोटा एंगल थीटा 2 यानी 37 डिग्री। ठीक, समझ में है? ठीक, क्लियर हुआ ना? बड़ा एंगल थीटा 1, छोटा एंगल थीटा 2। ठीक, चलो अब जल्दी डायरेक्शन वाइज देख लो भाई साहब। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर वाली तो ऐसे बन जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक, समझ में है? और फील्ड किसकी डोमिनेट करेगी? बड़े वाली। क्या फील्ड ऐसे बनेगी? अरे भाई पॉजिटिव चार्ज होता है तो अवे फ्रॉम चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता तो टुवर्ड्स चार्ज। ठीक, समझ में है? गुड। ठीक, समझ में? ये पैरेलल कंपोनेंट और ये कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। समझ में है? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत? अब आंसर लिखें। चल बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले मेरे को बोलो परपेंडिकुलर क्या लिखा है? k लैम्डा बाय r। आगे sin थीटा 1 दैट इज sin 53 प्लस sin 37। ठीक, समझ में? k लैम्डा बाय r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ठीक, डायरेक्शन वाइज देखो हमारे इधर है तो ये माइनस i क्या खत्म। ठीक, समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लैम्डा ये तो माइनस लैम्डा पुट कर देते हैं, फिर एक और माइनस लगा देते हैं। ठीक है, जब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड, पहला सिर्फ मैंने क्या लिखा है, पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखो तो आपको याद करो मैंने बताया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर फोर्स हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो चार्ज के साइन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैंने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख लिया और डायरेक्शन क्या लगा दी? माइनस आई। ठीक, ये छोटी छोटी बारीकियां याद रखें, बच्चा एक बार गलती करता है। ठीक, वो लैम्डा की जगह माइनस लैम्डा पुट कर देता है, एक और माइनस लगा देता है, माइनस माइनस प्लस। ठीक, समझ में? वो गलती ना हो। ठीक है, हो जाती है कई बार गलतियां। सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखें और मैग्नीट्यूड लिखते टाइम चार्ज का साइन मैटर नहीं करता है। ठीक है, समझ में? नोट डाल के बहुत लिख लो कहीं प्रॉपरली। सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखना है और मैग्नीट्यूड लिखते टाइम चार्ज का साइन मैटर नहीं करेगा। ठीक, अगर हम किसी भी रीजन से
सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड होंगे तो चार्ज का साइन मैटर नहीं करेगा। ठीक, समझ में आया? चलो ठीक, समझ में आया? अच्छा, और ये है कौन सा कंपोनेंट? पैरेलल कंपोनेंट। ठीक, समझ में? पैरेलल कंपोनेंट बोल दो। पैरेलल कंपोनेंट किधर बन रहा है? ऊपर की तरफ। तो क्या लिखा जाएगा? k लैम्डा बाई r cos थीटा 2 यानी cos 37 माइनस cos 53। समझ में आया? ठीक, समझ में आया? और आगे क्या लिख दो? ऊपर की तरफ है तो कौन सा क्या? j का। बहुत फंडामेंटल इलस्ट्रेशन। ठीक, समझ में आया? ठीक, प्रॉपर। ठीक, आपको टेस्ट में 3-4 सवाल थे, ठीक है, जो कोई मुझसे डाउट पूछ रहा था कैसे करते हैं, पता नहीं कितना ज़्यादा याद नहीं थे, जैसे दूसरा है ना। अब क्या नहीं, अब तो समझ में आया ना लॉजिक क्या है। अब ट्राई कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक, सोल्यूशन ना देने के पीछे मोटिव यही था कि मुझे पता था कि करना नहीं है बस। ठीक, तो फिर क्लास में ठीक कल मैं यही डिस्कशन आगे पढ़ाऊंगा। वायर पर बेस्ड बहुत सारी बातें करना है। ठीक, अच्छे सवाल रहेंगे। फॉर्मूला कैसे लगाना है, एप्लीकेशन क्लियर हुआ आपको? ठीक, समझ में आया? कल की क्लास में इसी के आगे डिस्कशन करना है। ठीक,